नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मेरा वीडियो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पार्ट 4। और यहाँ मैं बात करूंगी एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन लैंड यूज मैनेजमेंट। तो रिमोट सेंसिंग और एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। जितना मुश्किल ये लगता है बहुत ही आसान है। इसके पहले मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप प्लीज उनको देखें और आप जीआईएस और रिमोट सेंसिंग को कभी नहीं भूलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग इन land use planning. It's a very easy tool, and I will give the link in the description box of my previous videos that I made on this topic, and you will never ever forget about GIS after this. Okay, so let's talk about remote sensing and GIS application in land use planning. So here are two maps. One of this is mapped by NASA, and one of these maps prepared by me, and we'll talk about these maps later. Applications of remote sensing and GIS in land use planning and management. What is land use planning? It is the process of regulating the use of land. Land के use को regulate करना, plan करना कि जैसे तैसे use ना हो जाए, एक planned way में use हो ताकि आप उस resource को sustainably use कर सकें। वो है land use planning। तो land use planning sustainable development के लिए एक tool भी कहा जा सकता है। It is the process of regulating the use of land and it has the following components. 1. Urban sprawl management. Second, vegetation study. Third, forestry. And fourth, natural resource management. So let's talk about each of them in detail. Urban sprawl management. Urban sprawl. Sprawl means to extend. Phalna. So urban sprawl means spreading of urban developments beyond the boundaries of a city to nearby undeveloped areas. The combination of remote sensing and GIS helps locate water resources, air pollution levels, traffic routes, and other variables that help predict the future trends in the development of cities or help decide where the future development needs to be planned based on availability of resources and environmental conditions. तो अर्बन स्प्रॉल का मतलब होता है कि शहर की जो सीमा है उसके बाहर आसपास के क्षेत्रों में जहां अभी तक शहरीकरण नहीं हुआ है वहां तक शहर फैलने लगे। इसी को हम फैलाव या शहरों का फैलाव या अर्बन स्प्रॉल कहते हैं। और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस दोनों टेक्निक्स की मदद से कहाँ पे पानी के स्रोत हैं, वायु प्रदूषण के क्या लेवल्स हैं, या कहाँ पे ट्रैफिक की कौन कौन सी सड़कें हैं, कौन कौन सी गलियां हैं, इसके अलावा और सारे फैक्टर्स जो हम पता लगा लेते हैं शहर के बाउंड्री के बाहर ये सब फैक्टर्स कहाँ पे हैं। तो उससे हमें ये पता लग सकता है कि कहाँ पे शहर के फैलाव के चांसेस है, क्योंकि जहां पानी का स्रोत होगा शायद लोग वहां घर बना लेंगे, या जहां पे सड़कें अच्छी होंगी शहर के बाहर लोग वहां घर बना लेंगे। तो ये सब जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की मदद से हम अर्बन स्प्रॉल मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। Remote sensing and GIS provide spatial and temporal view of changes in land use pattern over time. Spatial का मतलब होता है स्पेस मतलब जगह से संबंधित, और टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से संबंधित। तो कैसे कैसे जगह से संबंधित मतलब किस जगह पे क्या है और किस समय पर क्या है या हो सकता है या क्या था, वो दोनों ही व्यूज, वो दोनों ही जो दृष्टिकोण है वो हमको रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से मिलते हैं लैंड यूज पैटर्न के संबंध में, कि किस तरह से लैंड यूज का पैटर्न समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से चेंज होने की संभावना है। ठीक है। The spatial and temporal patterns of urban development helps understand the possible reasons for sprawl and design strategies to contain the same. और जब हमें स्पेशल और टेम्पोरल पैटर्न मिल जाएगा कि अर्बन डेवलपमेंट समय के साथ और किस किस जगह पे हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे किन किन कारणों से ये उसी जगह पे हो रहा है, किसी और जगह पे क्यों नहीं हो रहा है। कि 10 साल बाद अर्बन डेवलपमेंट यहाँ हो गया तो इस जगह पे ऐसा क्या था कि डेवलपमेंट हो गया। तो उससे हमें मदद मिलेगी प्रॉब्लम समझने में और उस प्रॉब्लम की समस्या का समाधान करने के लिए नीति निर्धारण में, तो स्ट्रैटेजी डिजाइन करने में। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस हेल्प्स इन लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग, which helps in identifying land utilization pattern and future planning and management of land with regard to urban development. So land use, and we know the use of land is called land use. Land cover mapping. What is land cover mapping? Land cover includes natural features like water, snow, grassland, forest, soil, man-made features like houses, canals, roads, agricultural farms. So GIS and remote sensing help in mapping these natural and man-made features. So that is called land cover mapping. Okay. तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की मदद से जो लैंड का मतलब भूमि का जो इस्तेमाल हो रहा है और भूमि पर कहाँ क्या है
उसका नक्शा बनाने में हमें मदद मिलती है। और उससे हमें पता चलता है कि लैंड यूज पैटर्न किस किस तरह से, किस किन किन कारणों से, किन जगहों पे किस तरह से हो रहा है, और उस हिसाब से हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, इसका भी पता हमें चलता है। तो बेसिकली जमीन पे कहाँ पे क्या स्रोत है, अभी कहाँ क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी, आगे क्या स्थिति हो सकती है, और उन स्थितियों के कारण कैसे कैसे स्प्रॉलिंग हो सकता है, लोग कहाँ कहाँ घर बना सकते हैं, शहरों का कहाँ कहाँ फैलाव हो सकता है, ये हमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की मदद से पता लग जाता है। The twin technologies can also help in quantifying land use changes. ट्विन टेक्नोलॉजी, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगी, ट्विन मतलब होता है जुड़वा, मतलब रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, ये दोनों टेक्नोलॉजी हमेशा साथ में यूज होती है। तो क्वांटिफाइंग का मतलब होता है मेजरमेंट, कि कितना, कितनी जमीन पे कितने घर बने हैं, कितनी जमीन पे कितना पानी है, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट भी हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज की मदद से ले लेते हैं। Population data from census database is plotted on maps using GIS to estimate trends in population. तो क्या होता है कि we all know that census database has population numbers in it. Census collect population data and it keeps it in a database. And when we prepare a map using the GIS software, we extract data from the census database and into the GIS map, and that helps us in estimating the trends in population and trends in population density. तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो सेंसस होता है वो जनगणना का काम करता है, और जितनी जनगणना होती है एक जिले में, एक शहर में, एक गांव में, एक कस्बे में, एक राज्य में या एक देश में, वो सारा एक पर्टिकुलर डेटाबेस में सेंसस ब्यूरो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है। जब हम मैप नक्शा खींचते हैं तो हम एक मैप लेते हैं और सेंसस डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा को लेते हैं और उस नक्शे पर डाल देते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ कितनी जनसंख्या है, और उस जनसंख्या को के नक्शे को अगर हम एक दूसरा जो लैंड यूज का नक्शा है कि कहाँ पे घर है, कहाँ पे लेक है, तालाब है, झील है, सड़कें हैं, हवा का जो वायु का प्रदूषण का लेवल है वो कहाँ क्या है, इसके साथ जोड़ देते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि किस इलाके में कैसी पॉपुलेशन डेंसिटी है और वो क्यों है। तो एक नक्शे को दूसरे के ऊपर हम ओवरले करते जाएंगे और धीरे धीरे हमें सारी पिक्चर हमें क्लियर होती जाएगी। यही रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का काम है। जैसे ये दोनों नक्शे देखिए, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं नक्शे हैं। तो जैसे मैंने सेंसस ब्यूरो से ये डेटा लिया, तो ये नक्शा, ये एक जिले का नक्शा है। जिले का नाम था आई थिंक, सॉरी जिले का नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन ये शहर का नाम है रायली काउंटी। जिले का नाम है रायली काउंटी। अमेरिका में काउंटी जिले को कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट यूरोप में कहते हैं, और काउंटी हम अमेरिका में कहते हैं। तो रायली काउंटी का मैप है, उसके ऊपर ये शहर का मैप है। तो जिला हमेशा बड़ा होता है, जैसे पटना जिला बहुत बड़ा है लेकिन पटना शहर छोटा है, तो ये जिला है, उसके ऊपर ये शहर का मैप है। अब इस जिले के मैप के ऊपर हमने शहर के मैप को ओवरले कर दिया, और उस शहर के मैप पे हमने और कितने मैप्स को ओवरले किए हैं वो हम देखिए। स्कूल, किस किस स्थान पे स्कूल है, तो ये अलग से एक नक्शा था स्कूल्स का कि इस शहर में किस किस स्थान पे कहाँ कहाँ स्कूल्स हैं। म्यूजियम, ये ट्रायंगुलर शेप है, कहाँ कहाँ म्यूजियम है, ये एक अलग नक्शा था। स्विमिंग पूल, इस शहर में कहाँ कहाँ स्विमिंग पूल है, ये अलग नक्शा था। प्लेग्राउंड का एक अलग नक्शा था। तो ये सारा ही नक्शे को हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक ओवरले कर दिया और एक क्लियर पिक्चर हो गई कि किस किस जगह पे शहर में कहाँ कहाँ ज्यादा स्विमिंग पूल है, प्लेग्राउंड है, स्कूल्स है, म्यूजियम्स है। और देख सकते हैं कि इस जगह पे ये सब कुछ ज्यादा है, शायद इसलिए क्योंकि इस जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होगी। वो मैप मैंने इस मैप में ओवरले नहीं किया था, इसलिए पिक्चर कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ मैप for the county of Riley County. The county word is equivalent to district in India. So the county or the district is always bigger and the city is smaller. So I overlaid the district map, and on top of the district map, I overlaid the city map. And on top of the city map, I overlaid maps of schools, museums, swimming pools, playground, all on this. And we get a clear picture of this particular area has more schools, museums, and playgrounds and swimming pools. Most probably because this particular area might also have the greatest density of population. But that density population map has not been overlaid on this map, and hence that picture is not clear. But the moment we put the population density map on this map, the picture will be pretty clear. So this is what GIS and remote sensing can do when it comes to urban sprawl management or city planning. Similarly, this is the same map, but in this map, it's a transportation map. So this is the main road. Again, the green is the county road, the bike lanes, the yellow is the bus service route. So on this, and you can see that this particular area, again, this particular area corresponds to this particular area here. And here the maximum roads, bike lanes and bus routes are there. So यहाँ पे हम देख सकते हैं, दोनों मैप्स को कंपेयर करें, दोनों एक ही नक्शे हैं,
पर इस शहर के नक्शे, और दोनों एक ही शहर के नक्शे हैं, पर इस नक्शे में हमने स्कूल्स, म्यूजियम, प्लेग्राउंड वगैरह सुविधाओं की बात, ये एक ट्रांसपोर्टेशन मैप है। यहाँ मैंने बात की कहाँ कहाँ सड़क, शहर में मेन सड़क है, कहाँ कहाँ बस जाती है, कहाँ कहाँ साइकिल जाने के रास्ते बने हैं, और ये इस एरिया में अगेन बहुत ज्यादा रोड का नेटवर्क है। और इस एरिया को यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ बहुत ज्यादा स्कूल, म्यूजियम, स्विमिंग पूल और प्लेग्राउंड है। मतलब कि ये एरिया कुछ खास है, ये हमें इन दोनों मैप्स को कंपेयर करके पता चल रहा है। और यही ट्रांसपोर्टेशन का मैप मैं इस मैप में बनाने की जगह यहाँ पे इसका नेटवर्क डाल देती तो और पिक्चर क्लियर होता। तो यही है, ये मैंने थोड़ा सिंपल रखने के लिए अलग अलग दो नक्शे बनाए हैं, वरना इन दोनों नक्शों को मैं एक में भी बना सकती थी। तो ये एक आइडिया देता है कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग क्या क्या कर सकता है। अब एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग इन वेजिटेशन स्टडी, पेड़ पौधों की स्टडी में कैसे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, दैट इज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, shrub have different spectral signature. Spectral signature की definition मैं पहले ही दे चुकी हूँ, GIS part 1 में देख लीजिए। Remote sensing helps in identifying each spectral signature with their corresponding vegetation types. तो अलग अलग वेजिटेशन का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर भी अलग अलग होगा, जिसको हम रिमोट सेंसिंग से पता लगा लेते हैं। In agriculture, remote sensing technology can be employed to monitor pests and diseases, nutrient and water content, and provide estimation of crop yields. तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से कहाँ कहाँ पे कीड़े मकोड़ों की स्थिति ज्यादा खराब है, जैसे टिड्डी वगैरह कहाँ लग गई है, या न्यूट्रिएंट कंटेंट सॉइल में या प्लांट को जो मिल रहा है वो कैसा है, पानी का कंटेंट कैसा है, इस सारा, और उसकी वजह से क्रॉप यील्ड कैसे प्रभावित होगी और क्रॉप यील्ड कितनी होगी, ये सब कुछ रिमोट सेंसिंग की मदद से हम पता लगा लेते हैं। और ये कैसे पता लगाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। Leaves with low water content reflect less green and near infrared radiation. Their spectral signature changes by mapping typical spectral signature of healthy vegetation. A baseline can be made for comparison with stressed vegetation. For example, vegetation in drought-prone areas might have a different spectral signature and can be compared with the baseline vegetation to determine the stress levels, and in this case, the drought level in an area. तो क्या होता है, जो एकदम हेल्दी वेजिटेशन होता है, जिसको बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट कंटेंट मिल रहा है, उस पर कोई पेस्ट नहीं है, उसका वाटर कंटेंट एकदम परफेक्ट है, उसका जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। रिमोट सेंसिंग उसको सेंस कर लेता है। कोई दूसरा प्लांट या कोई दूसरा खेत है जहां पे उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट कुछ कम मिल रहा है या पानी कुछ कम मिल रहा है, तो उसका जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होगा, उसका जो पत्तों का कलर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और उसका जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होगा वो भी डिफरेंट होगा। अब रिमोट सेंसिंग उसको भी सेंस कर लेता है, और इन दोनों हेल्दी वेजिटेशन और स्ट्रेस वेजिटेशन के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को कंपेयर करके रिमोट सेंसिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे जो क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट कंटेंट या वाटर कंटेंट की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सारा खेल स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का है, और यही जो डेटा हम रिमोट सेंसिंग से कलेक्ट करेंगे उसको एक डेटाबेस में डाल देते हैं, और जब जीआईएस होगा, जब मैपिंग की जाएगी, तो उस डेटाबेस से डेटा लेके हम उस मैप पे डाल देते हैं। यही होता है। ठीक है, information about reflectance can also be inferred by using the mathematical calculations of reflectance values between spectral bands to know the presence of photosynthetically active vegetation. These operations or formulae are called indices. और indices होते हैं, ये काफी टेक्निकल टर्म है तो मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन जो किस जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो अगर हम लाइट को ही देखें तो लाइट में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग होते हैं। अब किस वेवलेंथ बैंड में कौन सा वेजिटेशन कितना रेडिएट करता है, जैसे कि जो हेल्दी वेजिटेशन होता है वो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको वो अलग रिफ्लेक्ट करेगा। जो ग्रीन वेवलेंथ है उसको अलग रिफ्लेक्ट करेगा, जो लाल वेवलेंथ है, जो पर्पल है, ब्लू है, उसका अलग अलग क्वांटिटी रिफ्लेक्ट करता है। तो यही कौन से वेवलेंथ बैंड में कितना रेडिएशन बैक हुआ उस पर्टिकुलर सरफेस या प्लांट सरफेस से, उसका एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले में डाल के हम ये देख लेते हैं कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव वेजिटेशन मतलब हरियाली कितनी है। ठीक है, remote sensing and GIS helps in mapping and monitoring of invasive species by providing consistent and time-sensitive imagery to keep track of vegetation changes. तो remote sensing और GIS से क्या होता है, कि इन्वेसिव स्पीसीज, जो स्पीशीज वहां की नहीं है, नेटिव नहीं है, वो कहीं और से लाई गई हैं और उनका बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो इन्वेड कर रही है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं, तो उनका क्या रोल हो रहा है, वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, उसका डेटा भी हमें रिमोट सेंसिंग से मिल जाता है। उसको भी हम नक्शे पर मैप करके जीआईएस से पता लगा लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में इन्वेसिव स्पीशीज कितनी है, और फिर हम एक स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं उनको ध्यान में रख के कि हमें इन्वेसिव स्पीशीज को कैसे रोकना है। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी सिमिलर प्रिंसिपल होता है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का।
Remote sensing and GIS helps map forest cover through remotely sensed images. Same thing, with the help of remote sensing and GIS, you map forest cover. The strong reflectance of near infrared radiation helps distinguish vegetation from other surfaces in remotely sensed imagery. Clearly, the forest surface, the leaves of the forest will reflect a lot of near infrared radiation. So that will have a different spectral signature compared to other land surfaces. And that's when you know that this is a forest cover. Okay. Different types of forests have different tree species with varying spectral signature. अलग अलग तरह के जो जंगल होते हैं उनके पत्ते अलग अलग होते हैं, उनका कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है और पत्तों का जो एंगल होता है उसमें भी डिफरेंस होता है. तो उसकी वजह से जो जो रिफ्लेक्टेंस होगा उन पत्तों से लाइट का वो डिफरेंट होता है. सो एवरी लीफ बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट स्पीशीज विल हैव अ डिफरेंट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर. ठीक है. तो जैसे कोई पत्ता बड़ा है वो इस तरह से एंगल पे झुका हुआ है तो उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसको उसका रिफ्लेक्टेंस एक अलग एंगल पे होगा या एक अलग क्वांटिटी का होगा. तो इस वजह से लीव्स की जो स्पेक्ट्रल लीव्स के जो डिफरेंट स्पीशीज के लीव्स की स्पेक्ट्रल सिग्नेचर वेरी करती है और उसको आइडेंटिफाई कर लेने से और रिमोट सेंसिंग में जो डेटा सॉफ्टवेयर फिट होता है उससे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये वाला स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इस पर्टिकुलर स्पीशीज का है. तो कौन सी ट्री स्पीशीज उस जंगल में कितनी मात्रा में है ये भी पता लग जाता है. The study of these spectral signatures helps us identify different tree species. Understanding species composition is important for conservation of land and forest resources. और species composition किस जंगल में कितने तरह के पेड़ हैं और उनकी क्या क्या मात्रा है ये जरूरी है अगर हम लैंड को और फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं. और यहाँ भी अगर कोई इन्वेसिव स्पीसीज है तो उसका भी पता लग जाता है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के स्टडी से. तो हम ये भी जान लेते हैं कि इस फॉरेस्ट में कोई इन्वेसिव स्पीशीज आ गई है जिसको रोकना जरूरी है. ठीक है. Remote sensing and GIS helps in identifying deforestation and a forestation pattern. और इसी तरह से रिमोट सेंसिंग और GIS की मदद से जो डिफोरेस्टेशन है कितने पेड़ कट रहे हैं और अब फॉरेस्टेशन है कि कहाँ नए पेड़ लग रहे हैं उनका भी पता लगा लिया जाता है. और नक्शे पे GIS की मदद से वो सारा कुछ नक्शे पे आ जाता है. तो कोई आम आदमी जिसको रिमोट सेंसिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता है वो भी वो नक्शा देख के बता सकता है कि ये कहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे समस्या आ रही है और कहाँ और उसके हिसाब से नीति निर्धारण कैसा होना चाहिए. The twin techniques also help in mapping the survival rate of trees for new plantations in newly forested areas. This is a very important tool because in environmental impact assessment, if the project involves cutting of trees, the project is compulsorily made to do compensatory afforestation. And in that case, if the project proponent is able to map the survival rate of trees for the new plantations, it's really useful. तो EIA में क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उससे पेड़ कट रहे हैं तो उसको कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन करना होता है तो उसको नया प्लांटेशन लगाना होता है. और अगर GIS और रिमोट सेंसिंग की मदद से वो ये मैप कर लेते हैं कि हमने जो नया पेड़ लगाया था उसका सर्वाइवल रेट क्या है तो ये बहुत अच्छा रहता है उस नीति निर्धारण में कि अगर सर्वाइवल रेट अच्छा है तो बहुत बढ़िया, हम जो कर रहे हैं वो सही है. अगर सर्वाइवल रेट बुरा है तो इसका मतलब हम कहीं कुछ कमी कर रहे हैं, उसको पौधों को पानी या न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा है या कोई और कारण है तो वहां पे उस कारण को उसमें सुधार किया जा सकता है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट. ये लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर की. द मैपिंग ऑफ वेजिटेशन स्पीशीज थ्रू रिमोट सेंसिंग imagery can provide valuable monitoring services for environmental conservationists in preventing the full extinction of threatened plant species. और अगर रिमोट सेंसिंग और GIS से जो फोटोज हमें मिलते हैं, जो डेटा हमें मिलता है, उससे हम समझ जाते हैं कि जो रेयर या एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं इस जंगल में या इस एरिया में उनकी की आबादी दिन पर दिन घट रही है. लाइक पिछले साल हमें ये डेटा मिला था, इस साल हमें ये डेटा मिला है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमें जल्दी ही कुछ करना होगा. तो ये कंजर्वेशनिस्ट के लिए बहुत वैल्यूएबल डेटा होता है. Remote sensing techniques for identifying and monitoring invasive vegetation can also help protect biodiversity as well as stave off, मतलब दूर रखना land degradation from overgrowth of harmful invasives. और रिमोट सेंसिंग और GIS की मदद से जब हम ये जान लेते हैं कि इन्वेसिव स्पीसीज आ रही हैं तो उसके लिए भी क्योंकि हमें पता लग जाता है कि इन्वेसिव स्पीसीज हैं तो फिर हम उसके हिसाब से स्ट्रेटजी डिजाइन कर लेते हैं कि इन्वेसिव स्पीसीज को हम कम करें ताकि जो क्योंकि इन्वेसिव स्पीसीज अक्सर वाटर रिसोर्स पे और लैंड रिसोर्स पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं और दूसरे स्पीशीज जो नेटिव हैं उनको उनके ग्रोथ को भी कम करती हैं और साथ में जो रेयर थ्रेटेंड या इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज हैं उनके ऊपर भी हावी होती हैं. तो जब इन्वेसिव स्पीशीज का डेटा हमें मिल जाता है तो उससे हम काफी सारा कंजर्वेशन एफर्ट को तेज कर सकते हैं, उस हिसाब से रणनीति का निर्धारण कर सकते हैं. रिमोट सेंसिंग एंड GIS हेल्प्स मैप लोकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. और कहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं तो जहां मिनरल होते हैं ना वहां सॉइल का कलर या वेजिटेशन का हिसाब किताब डिफरेंट हो जाता है. तो उससे भी पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज हैं.
The twin technologies also help in location of water and other energy sources clearly, because water has a different spectral signature than soil, and that's why it is that the remote sensing and GIS helps locate and map water resources and other energy sources in an area. Apart from this, remote sensing and GIS helps map location and estimation of produce of agricultural land. इसके अलावा कहाँ पे खेती की जमीन है और कहाँ उस जमीन पे कैसा प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि वो मिट्टी की भी अलग अलग होती है और अलग अलग मिट्टी के अलग अलग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होते हैं, मिट्टी का मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग होता है, उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर अलग होता है। तो ये सब कुछ रिमोट सेंसिंग से सेंस करके उसको जीआईएस के थ्रू मैप पर उतार के और फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे खेती लायक जमीन है कि नहीं, कितनी है और किस तरह की जमीन है, उससे कितनी पैदावार की उम्मीद की जा सकती है और कौन सी फसल के लिए वो जमीन अच्छी होगी, यहाँ तक सारा डेटा हम एस्टिमेट कर सकते हैं। These technologies are also used in watershed management. Watershed होता है, watershed कह लें, water divide कह लें, basin कह लें, वो क्या होता है कि जैसे एक गंगा नदी चल रही है या कोई भी एक नदी चल रही है, उस नदी में कहाँ से पानी आ रहा है, वही उसका watershed है, या वो नदी में का पानी कहाँ पे कनाल्स के थ्रू ड्रेनेज के लिए, इरिगेशन के लिए यूज होता है, उसका watershed होता है। बेसिन, नदी बीच में है, उसके आसपास का एरिया जो उस नदी से प्रभावित है वो उसका वाटरशेड मैनेजमेंट होता है, या फिर उसके आसपास का एरिया जिससे वो नदी प्रभावित है वो वाटरशेड होता है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट की नदी के आसपास के एरिया में कहाँ पे खेती की जमीन है, कहाँ कोई मिनरल है, कहाँ जंगल है, या कहाँ पे घर है, मकान है, वो उस एरिया का मैनेजमेंट का भी काम हो जाता है। तो ये भी वाटरशेड भी एक नेचुरल रिसोर्स है फॉर कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन। और जो डिजर्टिफिकेशन मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट्स या सॉइल का डिग्रेड होकर डेजर्ट रेत जैसा बन जाना, तो उसको भी कम्बेट कर लेता है, क्योंकि अगर रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से टाइप और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल डिटरमाइन हो जाता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इस सॉइल के क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो रहा है, तो मतलब कि डेजर्टिफिकेशन होने के चांसेस है, तो उसको हम कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी डिजाइन कर लेते हैं। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का तो मैंने अभी आपको बताया और बायोडाइवर्सिटी का भी मैनेजमेंट मैंने अभी आपको बताया। सो रिमोट सेंसिंग एंड GIS can be applied for the management of natural resources in multiple way. They can be applied for the management of watersheds. They can be applied for the management of combating desertification, because remote sensing is able to sense the type and quality of soil, the moisture content of soil, and that helps in the estimation of the fact if the soil is likely to experience desertification. And then with the help of GIS, we can map all of that data and we can then design strategies to manage everything. So I hope जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के बारे में मैंने आज आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ा कोई भी टर्म, कोई डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरा पार्ट 1 देखे, जहां मैंने डेफिनेशंस दी हुई हैं। इसके अलावा पार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग के लिए पार्ट 2 देखिए, और प्रिंसिपल्स ऑफ जीआईएस कैसे काम करता है उसके लिए पार्ट 3 देखिए। और इसी वीडियो के सीरीज में मैं अगला वीडियो 4 और 5 भी जरूर 5 और 6 भी जरूर बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।